हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 23-24 सेशन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, या फिर आपको किसी भी वजह से ये जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के आपके काम आने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर को समझाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है, जो फर्स्ट लेसन है हमारा उसका नाम है द लास्ट लेसन, जो लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ चैप्टर का। इस चैप्टर में क्या हुआ है, इस चैप्टर के अंदर एक फ्रांस देश के अंदर प्रशिया ने अटैक किया है और उसकी दो डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी, उसका नाम है एल्सेस और लॉरेन। एल्सेस और लॉरेन की डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी स्कूल्स वगैरह है वहाँ पर अब ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाकर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो एक टीचर है जो एक स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ के एल्सेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो आज अपना आखिरी लेक्चर, अपना आखिरी लेसन बच्चों को डिलीवर करने वाले हैं। तो वहाँ पर पूरा गांव बैठा हुआ है, गांव के लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, और आज क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होने वाली है। और इस पूरी स्टोरी को सुनाने के लिए एक लड़का है, बच्चा है, जिसका नाम है बब, जिसको फ्रेंच भी कहते हैं। ये हमें पूरी कहानी सुनाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको फर्स्ट लेसन ही लास्ट क्यों दिया है, इसका रीज़न भी आखिर तक समझ में आ जाएगा। बहुत प्यारा चैप्टर है, अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। तो ये है आपका द लास्ट लेसन, और कुछ इसकी वोकेबलरी है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अल्फोंसे डॉडेट के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। हमारे राइटर का नाम है अल्फोंसे डॉडेट, और इनका जन्म हुआ था 1840 में और डेथ इनकी हुई थी 1897 के अंदर। ये फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और बड़े हुए थे लियोन नाम की जगह पर, ठीक है। अच्छे नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखते हैं और प्ले राइट हैं ये, ठीक है, प्लेज वगैरह लिखते हैं। और बेसिकली इनका जो वर्क है वो ज़्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज में होता था और ट्रांसलेशन इनका इंग्लिश में किया जाता था। इनका जो मेन जो राइटिंग है वो किसके ऊपर है, तो ये ज़्यादातर गाँव के बारे में लिखते हैं, रूरल लाइफ के बारे में लिखते हैं, उसके अलावा देश के बारे में लिखते हैं, उसके अलावा किसानों के बारे में लिखते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में इनकी ज़्यादा राइटिंग है। पीजेंट्स और शेफर्ड्स वगैरह की कहानियाँ लिखते हैं, ठीक है। जो हमारे जो भेड़ वगैरह चराने वाले लोग होते हैं, शेफर्ड्स, उनके बारे में लिखते हैं। और ये जो चैप्टर है ये इन्होंने लिखा है, और इनकी जो डेथ हुई थी तब तक ये काफ़ी कुछ प्लेस वगैरह लिख चुके थे। काफ़ी अच्छा इनका इंग्लिश लिटरेचर में बढ़िया नाम है। तो ये कहानी पढ़कर आपको इनकी मज़ा आएगा, इनके बारे में भी पता चलेगा आपको। इस कहानी को समझने के लिए, इस लास्ट लेसन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे फ्रांस आता है, कहाँ पर जर्मनी आती है, कहाँ पर पोलैंड आता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो युद्ध हुआ है, युद्ध का नाम है फ्रेंको प्रूशियन वॉर। फ्रेंको प्रूशियन वॉर। तो फ्रेंको प्रूशियन वॉर में फ्रेंको का मतलब तो आपका हो गया फ्रांस, जो कि है यहाँ पर, ये रहा आपका फ्रांस, ठीक है। और प्रूशिया, यानी प्रूशिया उस टाइम पे अलग कंट्रीज होती थी, जैसे कि यहाँ पे उसमें जर्मनी इंक्लूड था, उसके अंदर पोलैंड इंक्लूड था, और उसके अंदर ऑस्ट्रिया भी थोड़ा बहुत इंक्लूड था। तो ये तीनों मिलके क्या बन जाता था, प्रूशिया। ये तीनों मिलके प्रूशिया बनता था। और प्रूशिया ने अटैक किया था फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस की ये जो बॉर्डर वाले दो स्टेट्स हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट्स है, जिनका नाम है अल्सेस और लॉरेन, उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। ये तो अभी करंट में जैसा नक्शा दिखता है वैसा है, लेकिन मैं आपको 1871, क्योंकि ये जो फाइट हुई थी, ये जो बैटल हुई थी, ये 1870 और 71 में हुई थी। तो उस वक्त कैसा ये दिखता था वो भी बता देता हूँ। ये उस टाइम का यूरोप 1871 में कैसा दिखता था। तो ये रहा आपका फ्रांस, ठीक है, और ये जर्मनी, और उसके अंदर ये प्रूशिया, मतलब पोलैंड, और तीनों मिला के ऐसा ये उस टाइम पे होता था, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आज की डेट में इस एरिया में जो है वो दूसरी कंट्री बन चुकी है। जो प्रॉग लिखा हुआ है ये अब दूसरी कंट्री बन चुकी है। तो ये थोड़ा सा नक्शा मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए, ये जो लड़ाई करी थी प्रशिया ने, ये इनके अंडर में करी थी। इनका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क के अंडर में इन्होंने फाइट करी थी और ये लड़ाई जीती थी। तो किसके लीडर थे ये, प्रशिया के लीडर थे, ठीक है। जीतने वाले एक लीडर का नाम जरूर आता है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नाम आएंगे, जैसे कि सॉ मिल। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जब लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठरों को एक मशीन से, उसमें से पटिए निकाले जाते हैं, पैलेट्स निकाले जाते हैं, उसको कहते हैं सॉ मिल। तो ये सॉ मिल है आपकी। इसके बाद इसके अंदर आएगा एक बुलेटिन बोर्ड नाम का वर्ड आएगा। बुलेटिन बोर्ड जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, जिसके ऊपर
या तो लिखा जाता है या फिर कुछ पेपर वगैरह उसके ऊपर चिपकाए जाते हैं, पेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसा ही बुलेटिन बोर्ड वहाँ पर टाउन हॉल के आगे लगा रहेगा, टाउन हॉल के आगे, ठीक है। तो टाउन हॉल के आगे जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें ज़्यादातर न्यूज़ उसी पे डिस्प्ले होती है वहाँ पर। उसके अलावा एक जो हमारे एक इसमें टीचर है जिनका नाम है एम हैमल, तो एम हैमल की शर्ट के बारे में बात की गई है। फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी उन्होंने, तो ये फ्रिल्ड वगैरह झालरदार जो कपड़े होते हैं उसको फ्रिल्ड शर्ट कहते हैं, तो ये शर्ट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक 3 कॉर्नर हैट जो वहाँ के हाउजर्स पहन के रखेंगे, ठीक है, हाउजर पहन के रखेंगे। हाउजर मतलब किसान और जितने भी फार्मर वगैरह होते हैं, गांव ग्रामीण लोग होते हैं, उनको हाउजर कहते हैं। तो उन्होंने 3 कोने वाली जो है हेड पहन रखी थी। ये हमारे इनको दिखाने के लिए हमने कैप्टन जैक स्पैरो को बुला लिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए बीटल्स उड़ के आती है वहाँ पे। तो बीटल्स एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसके अंदर क्या होता है कि उनकी जो पीठ है, उनकी जो बैक साइड है, उस पर एक कड़क कड़क शेल होता है। ऐसे उड़ने वाले कीड़ों को बीटल्स कहते हैं, या कुछ भी हो सकता है, आपने इनमें से कोई ना कोई तो ज़रूर देखा होगा। इनकी पीठ पे एक कड़क शेल होता है। इसके बाद देखिए एक होप वाइन का नाम आएगा। होप वाइन एक ऐसी वाइन होती है, मतलब ऐसा बेल होता है जिसको आप लगा दो, उसके बाद वो काफ़ी गहरी और ऊंचाई तक चली जाती है। तो एम हैमल ने भी अपनी क्लास के बाहर ऐसी होप वाइन लगा रखी थी। तो ये होप वाइन का आपका इमेज हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं विधिवत तरीके से। चैप्टर में आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, वोकेबलरी आपको याद कराऊंगा, सब कुछ याद करूंगा। इसके अलावा भी चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वीडियो मैं बना रहा हूँ इस चैप्टर को लेके, इसके बाद भी सारी वीडियोस में डालूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कुछ हो सकता है हम इस चैनल पर करेंगे। तो आपको तो बस इसमें बेल आइकन ही दबाना है, बाकी सारा काम तो मैं ही करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये आपके चैप्टर्स रहेंगे क्लास 12th में। लास्ट लेसन है, लॉ स्प्रिंग है, डीप वाटर है, रेड ट्रैप है, इंडिगो है, पोएट्स एंड पैनकेक्स है, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस है। इन सारे चैप्टर्स में से केवल ये द इंटरव्यू और पोएट्स एंड पैनकेक्स यही थोड़े से बोरिंग चैप्टर है। इसके अलावा सारे ही चैप्टर बहुत अच्छे हैं। हालांकि ये चैप्टर भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कराऊंगा, आपको अच्छा ही लगेगा इन चैप्टर्स को भी समझने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेसन ऑथर के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया, फिर भी आपको रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे ऑथर है उनका जन्म हुआ था 1840 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 1897 के अंदर। ये जो वॉर हुई है इसका नाम है फ्रैंको प्रूशियन वॉर, और ये वॉर हुई थी 1870 से 71 के बीच में। इनके जो लीडर थे प्रुशिया के, उनका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। यहाँ पे केवल बिस्मार्क लिखा हुआ है, फिर भी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। और जो प्रूशिया है वो 3 कंट्रीज से मिलकर बना है, जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है नरेटेट की गई है फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन हमारा बब है जो आई कहकर अपने आप को संबोधित करेगा, वो सारी बातें अपने खुद से बताएगा। आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस दिन अपने स्कूल की जो शुरुआत है काफ़ी लेट करी थी, यानी लेट उठा होगा, सारे काम लेट करे होंगे। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और अब मुझे डर लग रहा था। जब बच्चा लेट होता है तो उसे डर लगता है कि मुझे डांटा जाएगा, स्कोल्डिंग का डर लगता है। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हैमल जो हमारे टीचर हैं उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमसे क्या पूछेंगे, पार्टिसिपल्स के रूल पूछेंगे, क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर। जैसे कि सारी लैंग्वेज में पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी पार्टिसिपल्स होते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में भी पार्टिसिपल्स होते हैं। तो इनके ऊपर वो रूल्स पूछने वाले थे, पर्टिकुलर हमारे बब से। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो उनका फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता, जो पार्टिसिपल्स है उनका फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं स्कूल ही ना जाऊं और बाहर ही अपना दिन बिता देता हूं, क्योंकि बाहर ज़्यादा अच्छी चीज़ें लग रही है बजाय हमारे जो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स है उसके। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन काफ़ी वार्म और ब्राइट था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो चिड़ियाएँ थी वो जंगल के कोने पर, एज पर, यानी ये देखिए वुड्स लिखा हुआ, वुड्स का मतलब जंगल है। मैंने सारे मीनिंग ऑलरेडी लिख दिए हैं और ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपका टाइम बचेगा, बार बार आपको कहीं पर मीनिंग्स वगैरह सर्च करने नहीं पड़ेंगे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल मैंने आपको बताया आरा मशीन होती है। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ पर जो प्रशिया के सोल्जर्स हैं, देखिए जहाँ पर किसी कंट्री का आधिपत्य किसी दूसरी कंट्री के ऊपर हो जाता है तो वो अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पर जाके जबरन मार्च पास्ट करेंगे, सारी गलियों के अंदर ड्रिलिंग करेंगे, सारी सेनाएं अपनी दिखाएंगे वहाँ पर। तो ये लोग प्रशिया के लोग भी वहाँ पर यही काम कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, ये सारा कुछ मुझे ज़्यादा आकर्षित कर रहा था, ज़्यादा टेम्पटिंग यानी आकर्षक लग
लग रहा था बजाय रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के, कि मैं रूल्स बताऊं पार्टिसिपल्स के, इसकी बजाय तो मैं ड्रिलिंग देखूं, उसके बजाय मैं चिड़ियाएँ देखूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन फिर मेरे अंदर क्या शक्ति थी इन सबको रजिस्ट करने की, इन सबका विरोध करने की, जो भावनाएं मेरे अंदर आ रही थी स्कूल छोड़ने की, उनको रजिस्ट। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और फाइनली मैं स्कूल की तरफ भागा। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के आगे से निकला, there was a crowd in front of the bulletin board, तो वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के आगे। बुलेटिन बोर्ड मैंने आपको बता दिया कैसा दिखता है, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 साल से जब से लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, मैंने आपको बताया कि लड़ाई कब कब चल रही थी, तो लड़ाई 2 सालों में चली थी। एक था 1870 और 71। पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ आई थी वो कहाँ से आई थी, वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। क्या किस टाइप की खराब खबरें आई थी, द लॉस्ट ऑफ बैटल्स, कि हम युद्ध हार गए हैं, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जितने भी ऑर्डर वगैरह आते थे नए, वो सारे वहीं से आते थे। आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और बिना रुके मैं सोचते जा रहा हूँ कि आज क्या मैटर हुआ होगा, आज क्या खबर आई होगी कि आज यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, ठीक है। ऐसा सोचते हुए स्कूल की तरफ वो बढ़ता है। देन एज आई हरीड बाय द फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश कर रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, तो वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार था जिसका नाम था वॉचर, वो वहाँ पर खड़ा था अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने जो चेले चपाटे होते हैं, अपने जो सीखने वाले लोग होते हैं उनके साथ खड़ा था। उसने वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, उसने मुझे आवाज़ लगाई पीछे से, कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि बब आज स्कूल जाने की ज़्यादा जल्दी मत करो, तुम स्कूल आराम से पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, लेकिन मुझे तो पता था कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, और वो जो वॉचर है वो ऐसी बात क्यों बोल रहा, हो सकता है वो मेरी मजाक उड़ा रहा हो। एंड रीच एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एम हेमल का गार्डन, यानी कि वहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल के बाहर उन्होंने एक गार्डन बना रखा था छोटा सा, उसको वो सब क्या कहते थे, एम हेमल का ग्राउंड कहते थे, एम हेमल का ग्राउंड कहते थे उसे, ठीक है। तो वहाँ पर वो हाँफते काँफते पहुँचा, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ पहुँचा वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, जब नॉर्मली स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, नॉर्मली जब स्कूल स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जितनी भी हलचल है, चहल पहल है, वो सारी स्ट्रीट में ही सुनाई सकती है, मतलब आप आराम से स्ट्रीट में सुन सकते हैं कि स्कूल में कुछ ना कुछ हो रहा है। किस टाइप, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आवाज़ें आती है ओपनिंग और क्लोजिंग, बंद करने की, ओपन करने की डेस्क को। लेसन रिपीट इन यूनिसन, सारे बच्चे अपने लेसन्स को रिपीट करते हैं एक साथ एक जैसी आवाज़ में। वेरी लाउड विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, वो सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रख लेते हैं, क्योंकि वो दूसरों की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, केवल अपनी आवाज़ को जोर से रखना चाहते हैं, तो किसी की सुनते नहीं है, बस अपनी आवाज़ लगाते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और थोड़ी थोड़ी देर में जो स्केल की आवाज़ है वो आती रहती है, क्योंकि टीचर उसको टेबल पर पटकता रहता है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टील, लेकिन आज जो है सब कुछ कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्टील लग रहा है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैंने तो ये सोचा था कि मैं जब स्कूल में जाऊँगा तो वहाँ पर बिना किसी के दिखे, बिना किसी की नज़र में आए, वहाँ पर अपनी डेस्क पर चला जाऊँगा, लेकिन बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो सब कुछ कैसा था, जैसे कि आज संडे मॉर्निंग हो, संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने विंडो के जरिए देखा अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल है अपनी आर्म के अंदर अपनी स्केल को लेकर इधर उधर घूम रहे थे क्लास के अंदर। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, तो मुझे उन सब के सामने दरवाजा ओपन करना था और उसके अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रिटेंड आई वॉज, तो आप समझ सकते हैं कि इन सब के सामने लेट जाने पर मुझे कितनी शर्म आ रही होगी, ब्लश्ड हुआ होऊंगा मैं, और कितना मुझे डर लगा होगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, तुम अपनी जगह पर चले जाओ प्यारे लिटिल फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही आज क्लास शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रैट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट,
इससे पहले कि मैं अपने डर से उबर पाता, अपनी सारी जो कन्फ्यूज़न दिमाग में था उन सब से बाहर निकल पाता, मैंने देखा कि हमारे टीचर ने बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है और हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने जो शर्ट भी पहन रखी है वो कौन सी है, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है, और एक छोटी सी कैप भी उन्होंने लगा रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड्स, और जितनी भी चीज़ें पहन रखी है सबके ऊपर कशीदा कर रखा है, एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। इस टाइप के जो कपड़े हैं वो कभी भी या तो इंस्पेक्शंस पे पहनते थे जब कोई जांच करने आते थे बाहर से, या फिर जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था स्कूल के अंदर तभी वो ऐसे कपड़े पहना करते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. तो ये सारी बातें जब मैं देख रहा था कि आज स्कूल बहुत ज़्यादा सोलेम यानी बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत शांत है, ये चीज़ तो मुझे सरप्राइज़ कर ही रही थी। इसके अलावा बिसाइड्स, इसके अलावा मुझे क्या सरप्राइज़ किया कि वहाँ पर जब बैक बेंचेस मैंने देखी तो वहाँ पर जो खाली रहती थी हमेशा, वहाँ पर आज कौन बैठा हुआ था, गांव के लोग बैठे हुए थे, हाउसर्स बैठे हुए थे, किसान टाइप, और उन्होंने क्या पहन रखी थी, 3 कॉर्नर हेड पहन रखी थी, जैसे कैप्टन जैक स्पैरो ने पहन रखी थी वैसी। और वहाँ पर कौन बैठे थे, वहाँ पर फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, और दूसरे भी लोग बैठे हुए थे जिन बेंचों पे अक्सर कोई नहीं बैठा करता था वहाँ पर। तो ये बात आश्चर्य होती कि आपकी क्लास में अचानक आपको दिखे कि आपके अलावा पीछे आपके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं और दूसरे लोग बैठे हुए हैं जो स्कूल के नहीं हैं, स्कूल से बाहर के हैं, एजेड हैं, ऐसे लोग को आपको देखकर भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। तो यहाँ पर उसको आश्चर्य हुआ। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। सब लोग कैसे लग रहे थे, बड़े दुखी लग रहे थे। और जो किसान थे उन्होंने अपने हाथ में क्या ला रखा था, एक ओल्ड प्राइमर, पुरानी प्राइमरी की बुक ला रखी थी उन्होंने। थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। उसको, किताब को उन्होंने ओपन कर रखा था और अपनी घुटनों के ऊपर उसे रख रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके बीच में उन्होंने अपने चश्मे रख रखे थे, अपने ग्लासेस रखे हुए थे कॉपी के बीच में, जो उनने हाउजर्स ने प्राइमर ला रखी थी उसके ऊपर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, एम हेमल माउंटेड इस चेयर, फिर एम हेमल ने अपनी चेयर को माउंट किया, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उन्होंने अपनी जो जानी पहचानी ग्रेव और जेंटल टोन है, आवाज़ है उसके अंदर, विच ही यूज टू मी, विच ही हैड यूज टू मी, जिसमें वो बात क्या करते थे, उसमें कहा, सेड माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो एम हेमल ने फाइनली कहा कि बच्चों आज फाइनल लेसन है आपकी क्लास का, आज हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका फाइनल लेसन है जो मैं आपको देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, कि अब एल्सिस और लॉरेन के जो स्कूल हैं उनके अंदर केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर आएगा कल। यहाँ पर देखिए द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल के लिए कोई बात की गई, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों यूज़ हुआ है, फिफ्थ फॉर्म क्यों यूज़ हुई है एस वाली, क्योंकि ये देखिए ये फ्यूचर का बात की गई है, लेकिन ये बात फिक्स है। जब कोई आपका फ्यूचर का प्लान फिक्स होता है कि हाँ ये काम तो होना ही होना है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि द ट्रेन लिव्स एट 7 AM टुमारो, तो कल सुबह 7 बजे ट्रेन निकलेगी निकलेगी, ये बात फिक्स है, तो हम इसमें विल लिव की जगह क्या यूज करेंगे, लिव्स। यहां पर जैसे विल कम की जगह क्या यूज हुआ है, कम्स यूज हुआ है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि आज तुम्हारा ये लास्ट फ्रेंच का लैंग्वेज जो लेसन है, तो मैं चाहता हूं कि आज सब आप लोग क्या रहें, बड़े अटेंटिव, बड़े ध्यान से इसको सुने। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, ये तो एक तरीके से जैसे जो शब्द थे मेरे ऊपर बिजली की तरह टूट पड़े, बिजली की तरह गिर गए। ठीक है, क्योंकि जब आप अचानक सुनते हैं कि कोई चीज़ आखिरी है आज, तो आपको बड़ा अजीब लगता है। ओ द रेचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यहाँ उसको पता चलता है कि टाउन हॉल के जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें क्या लिखा हुआ था, और क्यों जो जो वॉचर था, जो ब्लैक स्मिथ था, वो मुझे बोल रहा था कि आज तुम्हें स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यही लिखा हुआ था, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से आपको केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल के अंदर, ना कि फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। ये काफ़ी क्वेश्चंस में आता है ये। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन, लेकिन मुझे तो अभी ढंग से लिखना भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब कभी नहीं सीख पाऊंगा इस लैंग्वेज को। आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन, क्या मुझे अभी के अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी होगी सीखना फ्रेंच लैंग्वेज को।
ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब मुझे कितना बुरा लग रहा था कि मैंने अपने लेसन्स को कभी नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, किसके चक्कर में, कि मैं चिड़ियाओं के अंडे देखने जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या जितने भी फिसल पट्टियाँ हैं सार है उनके ऊपर मैं फिसलने चला जाता था। इन सब चक्करों में अपने लेसन्स को नहीं पढ़ा। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं कि छोटे छोटे टेम्पटेशन के चक्कर में अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं, और फिर बाद में जब उस पढ़ाई की ज़रूरत लगती है, जब उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये चैप्टर हमारा फर्स्ट में क्यों लिखा है, सबसे स्टार्टिंग में ये चैप्टर क्यों है। माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यू सेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें जो थोड़े टाइम पहले मुझे क्या लगती थी, न्यू सेंस लगती थी, मेरी ज़िंदगी में रुकावट लगती थी। सो हैवी टू कैरी, उनको उठाना मुझे बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, जितनी भी मेरी ग्रामर की बुक है या फिर जो सेंट्स की हिस्ट्री है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये सारी मुझे क्या लग रही है, सारी ओल्ड फ्रेंड्स, मुझे पुराने दोस्त से लग रहे हैं ये सब कुछ। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब एम हैमल भी क्योंकि जाने वाले हैं, तो अब दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और अब मैं उनको कभी भी वापस नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। तो यहाँ पर उनके जाने का विचार मन में लाकर मुझे उनकी जितनी भी पुरानी विचित्रता है, क्रैंकीनेस है, या फिर उनकी स्केल की वजह से उनको वो डराते थे हमको, ये सारी बातें मैं भूल रहा हूँ। ये सब कुछ मुझे अब कुछ याद नहीं है, मुझे केवल वो टीचर अच्छे लगने लगे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन टीचर ने आज अपने लास्ट लेसन को ऑनर देने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए आज इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ रूम, और अब मैं समझा कि जितने पुराने लोग हैं वो अपने क्लासरूम के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो भी काफ़ी, उन्हें भी बुरा लग रहा था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो कभी ज़्यादा स्कूल नहीं गए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये उनका तरीका था अपने टीचर को, जो कि 40 साल से वहाँ सेवाएं दे रहा था। तो 40 साल से अगर कोई टीचर पढ़ा रहा था, तो हो सकता है उन बच्चों के पेरेंट्स भी उस टीचर से पढ़े हों, तो वो भी अपने टीचर को थैंक यू बोलने के लिए वहाँ आए थे, और साथ में रेस्पेक्ट शो करना चाहते थे अपनी कंट्री को, अपने देश को, जो अब उनकी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि अब जो फ्रांस है वो बनने वाला था जर्मनी। भाषा चली जाती है तो कुल मिला के देश के अंदर कुछ बचता नहीं है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दीज आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, जब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि फिर मेरा नाम पुकारा गया, मैंने अपना नाम बुलाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, क्योंकि अब मेरा नंबर था जो है पार्टिसिपल्स के रूल बोलने का। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, मैंने उन पार्टिसिपल्स के रूल्स को सीखने के लिए क्या कोशिश नहीं करी थी, सब कुछ ट्राई किया था कि मैं उनको सीख जाऊं, लेकिन वेरी लाउड एंड क्लियर, उन्होंने तेजी से एकदम क्लियर तरीके से सुना दूं, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और कोई उसमें गलती ना करूं, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं तो पहला ही शब्द जैसे ही बोलना शुरू किया, मैंने जैसे ही रूल्स बोला या पार्टिसिपल्स बोला, और उसके बाद में कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मिक्सड अप हो गया, घबरा गया और केवल चुपचाप खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मैंने अपनी डेस्क को पकड़ लिया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो है वो तेज तेज धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और अब मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं टीचर की तरफ ऊपर देख सकूं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसे सब कुछ हुआ है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, रोजाना हम एक दूसरे से कहते हैं, हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है। तो देखिए आप भी, आपका सेशन स्टार्ट हुआ है 2023 का, तो आपको भी लगेगा कि अब तो पूरा साल पड़ा हुआ है, कभी भी हम पढ़ लेंगे। ये फीलिंग सबके मन में आती है, लेकिन इस फीलिंग को ओवरकम करके जो पढ़ाई करता है वही सच में पढ़ाई करता है, और उसी का जो पढ़ाई वो आगे काम आती है। तो वो सब अपने आप से कहते थे हमारे पास बहुत सारा टाइम है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं रोज कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, तो ये कल कल के चक्कर में हम आज कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, तुम देख सकते हो। ओ
दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ ऑल एल्सेस, और यही जो परेशानी ये पूरे एल्सेस के साथ है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, पूरे एल्सेस के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी यहाँ पर एल्सेस को बोला गया है, ये जो एल्सेस है पूरी की पूरी लर्निंग को कल पे टालती है। चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे क्लासमेट्स हो, कलीग्स हो, सारे के सारे क्या बोलते हैं, कल सीखेंगे, कल सीखेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज, You pretended to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब बाहर के जो लोग हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, वो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर जो है वो रूल करेंगे, और वो तुमसे कहेंगे कि तुम अपने आप को बड़ा फ्रेंचमैन कहते हो, लेकिन देखो तुम्हें अपनी खुद की भाषा ना लिखना आती है और ना पढ़ना आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ। लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, यहाँ पर हम सबको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, एक बार फिर से अपने आप को देखना पड़ेगा। योर पेरेंट्स, यहाँ पर वो बताते हैं किस किस की गलती है। फर्स्ट, सबसे पहले, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। सबसे पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स को इतना उत्साह नहीं था कि तुम्हें सीखने के लिए भेजे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने तो क्या सोचा कि तुम्हें फार्म से भेजे, मिल्स पे भेजे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम्हें घर में थोड़ा और ज़्यादा पैसा आ सके, काम के लिए भेजा करते थे। एंड आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, और मुझे भी जब कभी मौका मिलता तो मैं अपने जो गार्डन है उसमें फ्लावर्स को पानी देने के लिए तुम्हें भेज दिया करता था, बजाय इसके कि तुमसे कहूँ कि तुम अपने लेसन्स को लर्न करो। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब कभी मेरा मन हुआ कि मैं फिशिंग के लिए जाऊँ, मैं मछलियाँ पकड़ने जाऊँ, तो मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया करता था मैं। तो क्या होता है कि जब सिंगल टीचर होता तो जब मर्जी वो चाहे हॉलीडे पहले रख दिया करते थे, तो उनको फिशिंग पे जाना है तो उन्होंने हॉलीडे रख दिया क्लास के अंदर। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक द फ्रेंच लैंग्वेज, टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ उन्होंने फ्रेंच के लैंग्वेज के बारे में बताना शुरू करी, एक के बाद एक, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। हर व्यक्ति को अपने देश की भाषा सबसे ब्यूटीफुल लगती है, सबसे प्यारी लगती है, ठीक है। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, वो कारण बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा क्लियर है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको गार्ड करना चाहिए हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको भूलना नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि चाहे जर्मन के लोग तुम्हें आकर जर्मन पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं भूलना है, इसको हमारे बीच में सुरक्षित रखना है। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को एनस्लेव कर लिया जाता है, उन्हें बंदी बना लिया जाता है, या फिर उनके ऊपर कोई दूसरे अधिकार कर लेते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो जब तक ऐसे बंदी वाले लोग अपनी भाषा को पकड़ बना के रखेंगे, अपने जैसे इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज जब थी तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में उसमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सब लोग आपस में प्लानिंग वगैरह हिंदी में करते थे, तो ज़्यादातर उनको समझ में नहीं आती थी। तो लैंग्वेज के ऊपर अगर आप पकड़ रखेंगे तो वो एक तरीके से चाबी होगी आपके जेल की। सॉरी। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन करी और हमारे लिए उन्होंने लेसन्स पढ़े। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे ये सुन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सारी बातें उस दिन मुझे कितना शानदार समझ में आ रही थी। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। तो वो इतना अच्छा समझ में मुझे आ रहा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इतना पेशेंस से शायद मैंने कभी सुना ही ना हो, और हो सकता है इतने पेशेंस से कभी टीचर ने पढ़ाया ही ना हो। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था कि जो हमारे बेचारे टीचर हैं वो सारा कुछ जो उनको नॉलेज है आज सबका सब देकर जाना चाहते हो, एंड टू पुट इट इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सबका सब आज ही ज्ञान हमारे सिर के अंदर वो डाल देना चाहते हो। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का सेक्शन था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन हमारे लिए एम हेमल क्या लेके आए थे, न्यू कॉपीज लेकर आए थे। रिटर्न इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, खूबसूरत राइटिंग में उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक द लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था कि जो छोटे छोटे झंडे हैं हमारे देश के वो पूरे क्लास के अंदर तैर रहे हो, फ्लोटिंग कर रहे हो। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, ऐसा लग रहा था कि उन्हें हमारे डेस्क के ऊपर किसी रोड के अंदर लगा रखा हो। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप
आश्चर्य करेंगे ये देख कर के सब के सब लोग अपने काम में लग गए। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब कुछ एकदम शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ पेन्स एंड पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही साउंड आ रही थी, वो थी पेन की लिखने की पेपर के ऊपर, केवल वो साउंड आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ बीटल्स उड़कर आई भी सही कमरे के अंदर। एक बार बीटल्स मैंने आपको बताई थी, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन बीटल्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, जबकि क्लास में जो सबसे छोटा बच्चा था उसने भी उन बीटल्स की तरफ नहीं देखा। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो क्या कर रहा था, फिश हुक्स के ऊपर ट्रेसिंग कर रहा था। वो फिश हुक्स बने होते कॉपी के अंदर, उसके ऊपर पेंसिल से ट्रेसिंग कर रहा था। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था कि वो फिश हुक भी कोई फ्रेंच लैंग्वेज का हो, ऐसा लग रहा था। टू ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, फिर इसी बीच में छत के ऊपर कुछ कबूतरों की आवाज़ आई धीरे से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो क्या जर्मन वाले लोग आएंगे तो उसके बाद ये जो पिजन्स हैं ये भी जर्मनी में बात करेगी क्या, ये इनकी जो चहचहाने की आवाज़ है कू करती है ये, वो भी जर्मन लैंग्वेज में करेगी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब लिखते लिखते ऊपर देखता था टीचर की तरफ, तो वो एकदम शांत, मोशनलेस बैठे हुए थे अपनी चेयर के अंदर। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर, कभी तो वो एक चीज़ को देखते थे, कभी दूसरी चीज़ को देखते थे अपनी क्लास के अंदर। एज इफ यू वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ों को उस स्कूल के छोटे से रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हो, बिठाना चाहते हो। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, अब ये बात बड़ी अजीब है क्योंकि पिछले 40 साल से ये जो टीचर थे यहीं सेम प्लेस पर थे, इसी जगह पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड, यही गार्डन था बाहर। द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और ये क्लास विंडो सब कुछ वो का वही है। जस्ट लाइक दैट एज इट इज, नो चेंज। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, लेकिन क्या फ़र्क आया था, जब वो नए नए आए थे तो बेंचेस वगैरह जो थी वो काफ़ी रफ थी, लेकिन यूज़ कर करके वो जो बेंचेस वगैरह वो क्या हो गई है, स्मूथ हो गई है। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। एक तो क्या एक और चेंज आया है कि वॉलनट ट्री जो उन्होंने लगाई थी पहले, अब वो बड़ी हो गई है, पेड़ बड़ा हो गया है। और एक होप वाइन जो मैंने आपको दिखाई थी वो उन्होंने विंडो के नीचे लगाई थी, वो अब विंडो से होते हुए छत पर जा चुकी है, यानी कि समय के साथ वो बड़ी हो गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, ये कितना दुखदायी, कितना दिल तोड़ने वाली बात होगी इन सारी चीज़ों को छोड़कर जाना। पुअर मैन, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग हिज ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उनको साथ साथ में ये सब तो छोड़ना ही पड़ रहा है, साथ में पूरा देश छोड़ना पड़ रहा है। उनकी सिस्टर जो उस क्लासरूम के ऊपर एक कमरा है वहीं पे वो रहते थे, वहाँ पर उनकी सिस्टर सारी पैकेजिंग कर रही है, ट्रंक वगैरह पैक कर रही है उनकी, तो उसकी आवाज़ भी उन्हें सुनाई दे रही है क्योंकि उन्हें देश छोड़कर जाना है। तो ये सारा कुछ कितना दिल तोड़ने वाली बातें हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतना करेज था कि उन्होंने सारे लेसन्स को आखिरी तक सुना। बट द राइटिंग आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमारा टर्न था लेसन का हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, और फिर जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने जो वोवल्स थे उनका रिपीटेशन किया, बा बे बी बे बू, यानी कि ये जो वोवल्स हैं फ्रेंच लैंग्वेज में उसमें कुछ नहीं है फ़र्क, केवल बी लग गया है, बाकी सारे ए ई आई ओ यू ही है। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them, और ना सिर्फ वो छोटे बच्चे वो जो लेटर्स थे वो बोल रहे थे अल्फ़ाबेट्स, बल्कि पीछे जो गांव वाले जो पुराने हाउसर्स वगैरह बैठे थे वो भी उनके साथ में अपने चश्मे लगाकर अब बोलना शुरू कर चुके थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हम देख सकते थे कि वो भी चिल्ला रहे थे, वो गांव वाले भी चिल्ला रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज़ थी वो कैसे कांप रही थी, इमोशंस के साथ कांप रही थी। जब आदमी को व्यक्ति इमोशनल होता है तो उसकी आवाज़ अच्छे से नहीं निकलती है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और ये सुनकर इतना फनी लग रहा था कि हम सब के सब बच्चे उसके साथ हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। इमोशन सबके अंदर थे और आवाज़ इतनी फनी थी कि हंसी भी आ रही थी। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, ये पूरा का पूरा लास्ट लेसन था, उसको जो हमारे बब है, हमारा फ्रेंच है, उसको कितना अच्छे से याद रहा। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी वक्त क्या हुआ, जो चर्च में 12 बजने की आवाज़ आई घंटी के अंदर, घड़ी के अंदर। देन द एंजलस, और फिर जो प्रार्थना होती है
एंजलस वो हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और इसी के साथ में जो ट्रम्पेट्स की आवाज़ है, जो भोंपू बजाते हैं जब ड्रिल होती है, तो सारे सोल्जर्स की रिटर्न होने की आवाज़ वहाँ से आई, यानी कि 12 बजे लगभग सब कुछ खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। साउंडेड अंडर आर विंडोज़, वो हमारी विंडो के नीचे आवाज़ आने लगी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पैल इन हिज चेयर, जो एम हेमल है वो अपनी चेयर के अंदर खड़े हुए और काफ़ी फीके, काफ़ी मतलब पीले पड़ गए थे वो, उनका कलर काफ़ी फीका लग रहा था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था। वो आज लंबे नहीं हो गए थे, बल्कि क्योंकि आज उनका आखिरी दिन था और उनकी पर्सनालिटी उन सब बच्चों को बहुत बड़ी लग रही थी, है ना, तो उस पर्सनालिटी की वजह से उन्हें वो लंबे दिखाई दे रहे थे। माई फ्रेंड सैड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं, और उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उनके गले के अंदर कुछ चोक कर रहा था, कुछ उन्हें रोक रहा था। और वो क्या रोक रहा था? वो थे इमोशंस, उनकी भावनाएं उन्हें रोक रही थी, और उसके बाद वो नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ए कोड। फिर वो कुछ नहीं बोले और बोर्ड की तरफ टर्न हुए, उन्होंने एक चौक उठाया और चौक से फिर जितना बड़ा हो सकता था अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके उन्होंने कुछ लिखा। और उन्होंने क्या लिखा? विवला फ्रांस। उन्होंने लिख दिया बोर्ड के ऊपर विवला फ्रांस, जिसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस। तो फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और लिखते लिखते उन्होंने अपना सिर ऐसे वॉल पे लीन कर दिया, टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, के स्कूल आपका डिसमिस हो गया है, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। फाइनली उन्होंने बिना कुछ कहे सारे बच्चों को क्लास के ख़त्म होने का, द लास्ट लेसन के ख़त्म होने का इशारा सब लोगों को कर दिया कि अब आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। कैरेक्टर इसमें मेन एम हेमल है जो टीचर है, और हमारा बब है जो फ्रेंच है। ठीक है, आपको याद रखना है कि फ्रांस देश का नाम है, फ्रेंच लैंग्वेज का नाम है, और फ्रेंच उस बब को, उस लड़के को कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा अब इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं हम लोग आने वाली वीडियोस में करेंगे, तो आपको बेल आइकन दबा के रखना है इस चैनल का। और जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं फ्लेमिंगो के, विस्तास के, हम लोग कंप्लीट करेंगे। राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप क्लास 12 एनसीईआरटी यूज़ करते हैं क्लास 12 के अंदर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जल्दी ही मिलेंगे हम अगली वीडियो में।